नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। और हम अपना जो परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था यूपीएसआई के लिए, उसको ही आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और जो आज की क्लास होगी वो बड़े बेहतरीन सवाल हैं। इसके अंदर के सवाल बड़े अच्छे क्वेश्चन कराऊँगा मैं आपको इस क्लास में। तो आप एक बार सभी साथियों को एक साथ जोड़ें और शेयर कर दें क्लास को, ताकि मतलब बेनिफिट अधिक से अधिक बच्चों का हो। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है भाई, हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या है? एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है तथा कार्य का समय 16 सही 2/3% कम हो जाता है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपसे आंसर करा गया वो है क्या? तो आपसे पूछा गया कि भाई आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आय में क्या ज्ञात कीजिए भाई? प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझिए कि अगर आय में प्रतिशत परिवर्तन की बात की, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो परसेंटेज में फाइंड आउट करने की डिमांड की गई थी। और अगर आंसर परसेंटेज में फाइंड आउट होगा तो इसका मतलब है कि रियल डाटा का कोई मतलब नहीं होगा क्वेश्चन में। जी क्या है? आप इग्नोर कर सकते हैं रियल डाटा को। किस तरीके से? आप ध्यान से समझिए क्या है। मान लिया जाए भाई, आपने कहा कि जो मजदूरी है, कि जो आय है उसकी, तो इनकम किस तरीके से होगी। अगर सवाल इस तरीके से कहा गया कि भाई प्रति घंटा इनकम है, तो आप एक चीज बताओ कि अगर मैं कहूं कि आपको टाइम दिया गया, और टाइम के साथ साथ क्या दिया गया आपको? पर आवर आपकी सैलरी दी गई, तो इसके बाद आपकी क्या होगी? तो आप कहोगे कि टोटल इनकम जनरेट होगी। जी क्या जनरेट होगी? जी आपकी टोटल इनकम जनरेट होगी। यानी कि टाइम इनटू, यानी कि मान लिया जाए भाई कि आपने कहा कि 1 घंटे में 3 रुपए मिलेंगे, तो 2 घंटे में कितने मिलेंगे? 6। 3 घंटे में कितने मिलेंगे जी? 5। तो इस तरीके से आप कहोगे कि जितना समय होगा उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। तो इसका मतलब होगा आपकी इनकम जनरेट होगी। किस तरीके से? समझो भाई, आपने कहा कि मैं कहा कि अगर आंसर आपको परसेंटेज में डिमांड की गई तो आप रियल डाटा इग्नोर कर सकते हैं। जी तो रियल डाटा है क्या इसके अंदर? तो आप कहोगे एक तो 60 घंटे एक्यूरेट है और एक 2400 रुपये एक्यूरेट है। तो इसका मतलब है इन नंबर्स का कोई मतलब है नहीं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आपका आंसर परसेंटेज में निकालना है। तो आप यहां से समझो सवाल को कि यदि उसका प्रति घंटा वेतन 40% बढ़ जाता है, तो 40% का मतलब क्या है? तो आप कहोगे कि 40 जो परसेंट है, तो 40% का मतलब होगा 2/5। कितना होगा जी? 2/5। और वेतन इंक्रीज हुआ पर आवर 40%, तो इसका मतलब बच्चे 5 से बढ़ के 2 बढ़ा तो कितना हुआ? 7। यानी कि प्रति घंटा अगर सैलरी की बात करूं तो आप ऐसा कह सके कि अगर सैलरी 5 रुपये प्रति घंटा थी, तो नई सैलरी कितनी हुई? तो आप कहोगे 6 रुपये प्रति घंटा हुई। कितने हुई जी? 6 रुपये प्रति घंटा हुई। अगर पहले आपकी सैलरी 5 रुपये प्रति घंटा थी, तो नई सैलरी आपकी क्या होगी? 7 रुपये प्रति घंटा होगी। क्या होगी? 7 रुपये प्रति घंटा होगी, क्योंकि आपका इंक्रीजमेंट कितना है? 2 का है। अब आपने कहा कि कार्य का जो टाइम समय है वो 16 से ही 2/3% कम हो जाता है। तो 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होगा? 16 से ही 2/3% का मतलब होगा 1/6। और कमी हुई वही टाइम में, तो इसका मतलब आप यह बात कह सकते हैं कि अगर शुरुआत में 6 घंटे कार्य किया जाता, अगर शुरुआत में आपने 6 घंटे कार्य किया जी, तो अब आपने 1 घंटा कार्य कम किया, तो इसका मतलब अब कार्य कितना करा दिया आपने? 5 ही घंटे कार्य किया जी अब आपने। यानी कि अगर पहले आपका टाइम कितना था? 6 यूनिट था या 6 घंटे था, अब मान लिया आपने 1 घंटा कम कार्य किया जी। तो इस तरीके से अगर मैं इनकम की बात करूं, तो आप कहोगे इनकम में कि भाई अगर आपका जो पहले रेट था वो 5 रुपये प्रति घंटा कार्य करने का था और आपने 6 घंटे तक कार्य किया, तो आपकी इनकम क्या होगी? तो इनकम होगी 30 रुपये। कितने जी? तो आप कहोगे कि कितने रुपए होगी? 30 रुपये। मान लिया भाई अगर मैं 5 रुपये प्रति घंटा की मतलब की रेट से कार्य करूँ जी और 6 घंटे तक कार्य करूँ, तो मेरी इनकम कितनी बन रही होगी? 30 रुपये बन रही होगी जी। और अगर मैं अपनी नई सैलरी आपको बताऊं कि भाई 7 रुपये प्रति घंटा है, तो भाई मैं काम कितने घंटे कर पा रहा? 5 ही घंटे कर पा रहा। तो अब आपकी सैलरी कितनी जनरेट होगी? तो आप कहोगे कितनी? 5 सत्ते 35, यानी कि 35 रुपये जनरेट होगी। तो बताओ पहले 30 यूनिट 30 रुपये थी, आज 35 रुपये है, तो कितने का इंक्रीजमेंट हुआ? तो आप कहोगे 5 का इंक्रीजमेंट हुआ। कितने पे हुआ जी? 30 से इंटू 100
तो भाई कैंसिल आउट कर दिया 6 टाइम्स, तो 100 को डिवाइड करूं 6 से तो आपका आंसर होगा 16 से ही 2/3% का क्या होगा बच्चे, इंक्रीजमेंट होगा। प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीजमेंट है होगा, तो कितने की वृद्धि होगी, तो आपका आंसर होगा 16 से ही 2/3% की क्या होगी, वृद्धि होगी। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान था, बस क्वेश्चन में एक ही चीज आपको समझने की थी कि अगर आपसे आंसर परसेंटेज में निकला आया तो आप क्या इग्नोर कर सकते थे जी, रियल डाटा, यानी कि 60 घंटे और 2400 रुपए क्या कर सकते हैं जी, हम इग्नोर कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन का आंसर इनके साथ भी निकाला जा सकता है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव होगा और आप बिना कैलकुलेटिव किए भी क्वेश्चन को इस तरीके से आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने एक और क्वेश्चन है कि आपके सामने एक और क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए। यानी कि किसी फैक्ट्री में जितना कार्य था वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ जी, 50%, जितना पहले था उससे 50% ज्यादा है। तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि काम क्या कर दिया जाए, निर्धारित समय पर ही पूरा कर लिया जाए। यानी कि आपने क्या किया जी, काम को इंक्रीज कर दिया 50% और काम उतने ही समय में करना चाह रहे, तो इसका मतलब व्यक्तियों की संख्या को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा जी। और व्यक्तियों की संख्या को किस तरीके से बढ़ाना होगा कि भाई जो पहले मजदूर हैं उनकी क्षमता से 25% ज्यादा क्षमता हो नए मजदूरों की। ठीक है जी, नए मजदूरों की क्षमता क्या हो, 25% अधिक हो। अब मेरी बात ध्यान से समझिए भाई, मान लिया जा कि भाई समय काम पे ही, मतलब कि निर्धारित समय पे ही काम को पूरा कर लेना, तो इसका मतलब क्या है, इस चीज को समझिए भाई आप। मान लिया भाई मेरे पास कुछ आदमी थे और आदमी की इफिशियंसी भी थी कुछ, यानी कि इफिशियंसी का मतलब होगा कार्य क्षमता थी, तो इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी जी, तो आप कहोगे वर्क होगी, क्या होगी, वर्क होगी, कार्य होगा। मैं इस तरीके से कहा कि भाई एक आदमी 3 काम कर सके, तो बताओ अगर आदमी 300 होंगे तो काम कितने होंगे, तो आप कहोगे कि अगर आदमी 300 होंगे तो 300 गुना 3 यानी कि 900 काम होंगे। तो मान लिया भाई इनिशियली, मान लो ऐसा मान लिया कि भाई शुरुआत में मेरे पास 100 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, 100 व्यक्ति थे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक का, मेरे पास कितने व्यक्ति थे, 100 व्यक्ति थे। और भाई अब उनकी इफिशियंसी की जरूरत है कि इफिशियंसी क्या है, तो अब आप इफिशियंसी को ध्यान से समझो कि इफिशियंसी का मतलब क्या है। भाई आपने कहा कि जो इफिशियंसी नए मजदूरों की है, कि नए मजदूरों की इफिशियंसी है वो पुरानों से 25% अधिक है, तो 25% का मतलब होगा कितना, 1/4। यानी कि अगर ओल्ड की इफिशियंसी, यानी कि ओल्ड की कार्य क्षमता 4 यूनिट है, तो न्यू की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो आप कहोगे कि न्यू की कितनी होगी, 5 यूनिट होगी। यानी कि अगर पुराने मजदूर 4 काम कर रहे होंगे तो नए मजदूर कितने काम कर रहे होंगे जी, 5 काम कर रहे होंगे। देखो इस लाइन से क्या मतलब है, तथा नए मजदूरों की कार्य क्षमता पुराने वालों से 25% अधिक है, तो 25% का मतलब 1/4 है। तो इसका मतलब अगर पुराने की क्षमता 4 है तो नए की क्षमता 1 ज्यादा होगी, तो कितनी होगी, 5 होगी। अब मान लिया कि मेरे पास शुरुआत में भाई 100 आदमी थे, यानी कि ये ओल्ड मैन है, यानी कि पुराने वाले। अगर मेरे पास शुरुआत में 100 आदमी थे, तो जो शुरुआत में आदमी थे बच्चे, उसकी कार्य क्षमता कितनी थी, 4 यूनिट थी। यानी कि एक व्यक्ति उनमें से कितना काम कर सकता था, 4 यूनिट। तो आपने 4 यूनिट लिख लिया, यानी कि इफिशियंसी कितनी थी, 4 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना होगा, तो आप कहोगे कि एक आदमी अगर 4 कार्य करेगा तो 100 आदमी कितने वर्क करेंगे, तो इसका मतलब होगा 400 वर्क करेंगे। 400 यूनिट वर्क कर दिया जी उसने, बताओ हाँ है ना। अब उसने कहा कि भाई अगर कार्य को कितने % बढ़ा दिया जाए, कार्य को बढ़ा दिया जाए कितने % जी, 50%। तो एक बात बताओ भाई कि अगर मैं कार्य को 50% बढ़ाऊं तो इसका मतलब 400 का 50% कितना होगा, तो 400 का 50% का मतलब होगा आधा। तो 400 का आधा कितना जी, 200। तो इसका मतलब 200 की इंक्रीजमेंट हुई, तो नया कार्य कितना हुआ, तो 600 यूनिट हुआ जी। नया कार्य कितने यूनिट हुआ, नया कार्य 600 यूनिट हुआ। अब इस चीज को बहुत फोकस के साथ देखिए भाई, बहुत ध्यान से देखिए आप कि यहाँ क्वेश्चन में किस तरीके से आपको समझना है। सवाल ने कहा कि कितने % नए मजदूरों आए जी, हाँ, यानी कि मजदूरों की संख्या जो इंक्रीजमेंट हुई वो कितने % हुई। तो यहाँ एक लॉजिकल पॉइंट ये है कि जो पुराने मजदूर होंगे उनकी क्षमता कितनी होगी, 4, और जो नए मजदूर होंगे उनकी क्षमता क्या होगी, 5 होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं मजदूर की, तो आप कहोगे कि भाई जो मजदूर बढ़ाए जाएंगे उनमें से क्या 100 मजदूर तो वही होंगे जो पहले वाले थे। भाई आपने कहा कि कितने % बढ़ाए गए, तो मैं मान लिया शुरुआत में मेरे पास 100 व्यक्ति थे,
तो भाई जो बढ़ने वाले व्यक्ति होंगे केवल उनकी ही तो क्षमता कितनी होगी, 5 यूनिट होगी। पुराने व्यक्तियों की तो क्षमता 4 ही यूनिट होगी। यानी कि मैं क्या कह सकूं भाई, मैं ये बात कह सकूं आपको कि भाई जो आपके पास यहाँ व्यक्ति होंगे ना, कि जो आपके पास यहाँ व्यक्ति होंगे वे 100 व्यक्ति तो भाई वही होंगे जो पहले वाले हैं, और उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा व्यक्ति और होंगे। तो मान लिया कि उनके साथ 100 व्यक्ति और थे भाई, है ना। अब जब ये 100 व्यक्ति आपके ओल्ड ही हैं, पुराने वाले मजदूर हैं, तो क्या इनकी कार्य क्षमता 4 यूनिट प्रति व्यक्ति होगी? और अगर इनकी कार्य क्षमता 4 यूनिट प्रति व्यक्ति होगी तो इसका मतलब क्या इन 100 व्यक्तियों ने 400 कार्य किया होगा या नहीं किया होगा? भाई शुरुआत वाले जो व्यक्ति हैं उनकी कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, तो आज भी उन्होंने 4 की क्षमता से कार्य किया होगा। तो 100 के 100 ने कितना कार्य कर दिया बच्चे, 400। तो अगर टोटल 400 कार्य थे, टोटल 400 कार्य कर दिए, तो आपके पास जो कार्य बचा वो कितना बचा जी, 200 बचा। कितना बचा, 200 बचा। तो सीधा सा मतलब हुआ कि जो 200 कार्य होगा वो नए व्यक्तियों ने किया होगा जी। और अगर नए व्यक्तियों ने किया होगा तो इसका मतलब 200 वर्क है और प्रत्येक नया व्यक्ति 5 कार्य कर रहा जी। कितने कार्य कर रहा, 5 कार्य कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 चौक 20, यानी कि 40 मैन करेंगे जी। कितने मैन करेंगे जी 200 काम को? तो आप कहोगे कि अगर नए व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता 5 कार्य करने की है, यानी कि 5 यूनिट कार्य करने की है, तो जो 200 यूनिट कार्य होगा उस 200 यूनिट कार्य को अगर एक व्यक्ति 5 कार्य करे तो मतलब 40 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब कितने नए आदमी की आवश्यकता हुई जी, 40 नए आदमियों की क्षमता की आवश्यकता हुई, क्योंकि उन नए व्यक्तियों की क्षमता भी कितनी है, 5 यूनिट प्रति व्यक्ति है। तो इसका मतलब है नए व्यक्ति कितने आए, 40, पुराने व्यक्ति कितने थे, 100। तो इंक्रीजमेंट कितना हुआ जी, तो आप कहोगे कि 40 व्यक्ति इंक्रीज हुए कितने पे, 100 पे, और इनटू कितना, 100। तो आपका आंसर क्या होगा, 40% वृद्धि होगी किसमें जी, व्यक्तियों की संख्या में। किसमें जी, व्यक्तियों की संख्या में। ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, करते हैं हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, श्रीमान गिरिधर अपनी 50% आय घर के खर्चों में तथा शेष का 50% वह यात्रा, 25% मनोरंजन तथा 10% खेलों पर तथा बाकी 900 रुपये की बचत करता है। तो गिरिधर की आय क्या है? देखो भाई सवाल क्या है, मैं आपको सवाल क्या समझाया था पहली क्लास में कि अगर आपको शेष शब्द दिया जाए तो अगर शेष शब्द दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि आप सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सक्सेसिव का मतलब ये होगा कि यहाँ तो आपको शेष दिया, लेकिन क्या 50% यात्रा के बाद आपको शेष दिया गया? नहीं दिया गया। क्या आपको मनोरंजन के बाद शेष शब्द दिया गया? नहीं दिया गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ सक्सेसिव का यूज नहीं कर पाओगे। तो सवाल किस तरीके से होगा, ध्यान से समझिए कि सवाल किस तरीके से होगा। समझो भाई, देखिए अगर मैं आपको कहूं कि भाई उसके टोटल मासिक जो इनकम थी वो 100 यूनिट थी। कितनी यूनिट थी? 100 यूनिट मान लिया आपने कि भाई टोटल इनकम कितनी है, 100 यूनिट है। अब उस 100 यूनिट इनकम में से 50% आय वो किस पे खर्च कर रहा जी, घर के खर्चों पे खर्च कर दिया उसने। यानी कि 100 यूनिट का 50% कितना होगा, तो आपने कहा कि 50 यूनिट होगा। कितने यूनिट होगा? 50 यूनिट होगा। तो 100 यूनिट में से 50 यूनिट घर के खर्चों पे खर्च कर दिया, तो बचाया कितना भाई उसने? तो आप कहोगे कि 100 में से 50 खर्च कर दिए, तो बचाए कितने होंगे? 50 ही बचाए होंगे। तो इसका मतलब है कि शेष धनराशि कितनी बचाई उसने? 50 यूनिट बचाई। यानी कि ये घर के खर्च थे जी, घर के खर्च, और घर का खर्च करने के बाद जो शेष धनराशि है उसके पास वो 50 यूनिट है। कितने यूनिट है? 50 यूनिट है। अब जो शेष 50% बची, उस शेष धनराशि का 50% वो यात्रा पे खर्च कर रहा जी। यानी कि इस 50 यूनिट में से भी 50% उसने किस पे खर्च कर दिया? तो आपने कहा 50% किस पे खर्च कर दिया जी? यात्रा पे खर्च कर दिया। और 25% किस पे खर्च कर दिया? मनोरंजन पे। लेकिन उसने सवाल ये नहीं कहा कि शेष का 50% यात्रा पर और शेष का 25% मनोरंजन पर। तो यहां 2 बार शेष नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि 50 यूनिट का ही 50% उसने किस पे खर्च कर दिया? यात्रा पे। और 50 ही यूनिट का 25% उसने मनोरंजन पे खर्च किया जी। और 50 ही यूनिट का 10% उसने खेलों पर खर्च किया। तो इसका मतलब है कि 50 यूनिट का 50% यानी कि किस पे खर्च कर दिया? यात्रा पे।
और इस 50 ही यूनिट का 25% किस पे खर्च कर दिया जी? मनोरंजन पे खर्च कर दिया। और भाई इसी 50 यूनिट का 10% उसने किस पे खर्च कर दिया? खेल पे खर्च कर दिया। तो आप एक चीज बताओ कि अगर 50 यूनिट का 50% और 25% 75 और 10 कितना? 85% टोटल खर्च कर चुका। टोटल खर्च कितना कर चुका? 85% कर चुका। किसका? 50 यूनिट का 85% टोटल खर्च कर चुका। तो क्या 50 यूनिट का केवल 15% शेष होगा? ठीक है जी, कितना शेष होगा? तो आप कहोगे कि 50 यूनिट का 85% तो खर्च कर चुके, तो शेष कितना होगा? 15%। लेकिन किसका 15% होगा? तो आप कहोगे कि 50 यूनिट का 15% ही शेष है। और अगर 15% शेष है तो इसका मतलब शेष धनराशि क्या है आपके पास? 900 रुपए। कितने रुपए की धनराशि आपके पास शेष थी? 900 रुपए की धनराशि आपके पास शेष थी। तो भाई एक यूनिट का मान क्या होगा? तो आप कहोगे कि 50 से 2 बार कैंसिल आउट हो गया, और 15 से कितनी बार? 15 छिका 90, 60 बार। तो एक यूनिट का मान कितना है? तो एक यूनिट का मान होगा 120 रुपए। अब मंथली इनकम क्या है उसकी? तो आप कहोगे 100 यूनिट है। तो भाई 100 यूनिट का मान हुआ कितना? तो आप कहोगे कि एक यूनिट का मान 120 है, तो आप 100 में मल्टीप्लाई कर दो कितने से जी? 120 से। तो आपका रिजल्ट क्या होगा? 12,000 रुपए। क्या होगा जी आपका आंसर? 12,000 रुपए होगा आपका आंसर, कि 12,000 रुपए उसकी क्या थी? मंथली इनकम थी भाई। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका, कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखो अगर हर बार शेष दे तो ही सक्सेसिव का यूज कर पाओगे, लेकिन उसने यहां शेष एक बार दिया, तो इसका मतलब है एक धनराशि 100 थी, उसका 50% 50 यूनिट, और शेष कितना? 50%। अब इस शेष के बाद कहीं भी शेष नहीं है, तो इसका मतलब सब परसेंटेज ऐड होंगी जी। तो 50, 25 और 10 कितना? 85। तो 50 यूनिट का 85% खर्च हुआ, तो बचाया कितना होगा आपने? आप कहोगे कि 50 यूनिट का 85% खर्च हुआ, तो 15% बचाया। और बचाया कितना? 900। तो एक यूनिट का मान 120 है, तो 100 यूनिट का मान क्या होगा? आपकी मंथली इनकम होगी, जो कितनी है? 12,000 रुपए है। तो भाई ये सवाल आपकी समझ में आया होगा शायद। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और आंसर लिखने की कोशिश करो कि आंसर बताओ भाई क्या है इसका। देखो सवाल क्या है भाई? श्रीमान मोर अपनी 20% आय भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर। यानी कि जो श्रीमान मोर हैं वे अपनी 20% इनकम तो भोजन पर, टोटल इनकम का 20% किस पे जी? भोजन पर, और 15% बच्चों की शिक्षा पर। तो क्या यहाँ कहीं शेष है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि टोटल इनकम का ही 20% तो भोजन पे किया, और टोटल इनकम में से ही 15% किस पे जी? बच्चों की शिक्षा पे उसने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया, खर्च कर दिया। तो इतनी सी बात को समझो क्या है। मान लिया कि आपके जो मिस्टर मोर हैं, उनकी जो टोटल सैलरी थी वो कितनी थी? 100 यूनिट थी। अब 100 यूनिट में से भाई कितना? तो आपने कहा कि 20% तो भोजन पे खर्च कर दिया टोटल का, और 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया, यानी कि टोटल का कितने परसेंट? 35% खर्च कर दिया। तो भाई 100 यूनिट का 35% कितना होगा? तो आप कहोगे 35 यूनिट होगा। कितनी यूनिट होगा? 35 यूनिट होगा। तो 100 में से 35 यूनिट तो खर्च कर दिया गया, किस पे जी? भोजन पे और बच्चों की शिक्षा पे। अब अगला स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन का? कि और शेष धनराशि का। अब इस शेष का मतलब समझो कि और शेष धनराशि का, तो इसका मतलब 100 यूनिट थे, 35 यूनिट खर्च कर चुके, तो शेष बची कितनी? तो आपने कहा कि जो शेष बची वो कितनी यूनिट है? 65 यूनिट है। कितनी यूनिट है भाई? 65 यूनिट है। तो शेष धनराशि कितनी है? 65 यूनिट है। तो शेष धनराशि का, और शेष धनराशि का 40% वो मनोरंजन पे खर्च कर रहा, और यात्रा पे कितना कर दिया भाई? मनोरंजन व यात्रा पर। और 30% किस पे खर्च कर दिया? मेडिसिन पर, दवाओं पर। यानी कि जो 60% धनराशि बची ना, उस 60% धनराशि में से 40% तो मनोरंजन पे खर्च कर दिए और यात्रा पे, और 30% शेष का ही 30% किस पे खर्च कर दिया भाई? उसने खर्च कर दिया दवाइयों पे। यानी कि शेष का कुल मिलाकर 40 और 30 70% खर्च कर दिया गया। तो भाई शेष धनराशि आपकी थी कितनी? तो आपने कहा कि शेष धनराशि थी मेरे पास 65 यूनिट, और
केवल इस 65 यूनिट में से ही उसने खर्च कर दिया 40% यात्रा और मनोरंजन पे, और इस शेष का ही 30% दवाइयों पर खर्च किया। देखो अगर यहां कहता कि और की जगह कहता कि शेष, तो आप क्या निकालते, 50 का, यानी कि बचे हुए 65 का पहले आप 40% निकालते और निकालने के बाद बची हुई धनराशि देखते कितना है, लेकिन ऐसा नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि शेष धनराशि 65 यूनिट में से ही उसने 30% खर्च किया और 40% खर्च किया। तो 65 यूनिट है तो इसका मतलब खर्चा कितना हो चुका, 70%। 40 और कितना 30, 70%। तो भाई रिमेनिंग कितना है, तो आप कहोगे कि जो अब लास्ट स्टेज पर जो रिमाइंडर है, जो शेष धनराशि है वो 65 यूनिट है। जो लास्ट स्टेज पर शेष बचा आपके पास वो क्या है, 65 यूनिट है, और उसका कितने परसेंट, 30%। 65 यूनिट का कितने परसेंट शेष है आपके पास, 30% शेष है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि 65 यूनिट में से 70% खर्च कर चुके हैं आप, तो बचाया क्या होगा, तो आप कहोगे कि बचाया होगा 65 का 30%, और वो जो बचाई गई धनराशि है वो 8777 रुपए है। तो इसका मतलब है कि इस यूनिट का मान 8777 रुपए होगा। तो कैंसिल आउट करूं तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 13 5 से काट दिया तो 13 बार और 2 बार। तो भाई 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि 1 यूनिट का मान होगा 8777 बटे कितना, गुणा 2 बटे कितना, 13 × 39, 13 × 39। तो आपका रिजल्ट कितना होगा, तो डिवाइड कर दो भाई, 13 × 5 65, 13 × 6 78, 78 हो गया। तो कितना बच गया, 78 हो गया। तो आप कहोगे 9, 13 × 7 91, कितना बच गया जी, तो 6, 13 × 7 91, 67, 13 × 4 52, तो 3 शायद नहीं कट रहा भाई, 13 से तो यो आपका नहीं कट रहा शायद। तो चेक करो इसमें कि कहीं दिक्कत है क्या, देखो इसे एक बार। अगर मैं इसे 75 कर दूं, क्वेश्चन में 75 है भाई, 75 है क्वेश्चन में, वो मिसप्रिंट था मेरे पे, तो 8775 है। तो आप यहां से 20 से बदल लें, कितना, 8775। क्वेश्चन में वो मिसप्रिंट था भाई, वो हिंदी मीडियम में ऐसा था, इंग्लिश में ठीक है क्वेश्चन जब इंग्लिश में देखा। तो 13 × 5 65, 13 × 6 78, तो कितना बचा जी, 9, 13 × 7 91, 13 × 5 65, कितना हो गया जी 3। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना होगा, तो आप कहोगे कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, गुना कितना 2 जी, तो कितना, तो आप कहोगे 450 है। कितना है, 450 रुपए है। अगर 1 यूनिट का मान 450 रुपए है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 100 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी, 1 यूनिट का मान कितना 450 और 100 यूनिट का मान कितना होगा, तो आपने कहा कि 45,000 होगा। कितना होगा जी, 45,000 रुपए होगा। तो आपका आंसर है कितना, 45,000 रुपए है जिसका आंसर। देखो इसमें जो आपका शेष धनराशि थी वो 8775 थी क्वेश्चन में, हिंदी में वो सॉरी हिंदी में 8777 नोट हुई थी, वो इंग्लिश में 8775 है। तो आप भाई से बिल्कुल ठीक कर लियो, 8775 है तो उसी से ही कैंसिल आउट होगा लास्ट में, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, कैंसिल आउट नहीं होगी। तो उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में बच्चे आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, कि एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। देखो आज की जो क्लास है वो बेनिफिट की क्लास है, कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो। एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12, 17 और 3 के अनुपात में है। यदि वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि की गई तो कुल खर्च में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, यानी कि एक परिवार 3 तरीके से अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है जी, खर्च कर रहा है। एक तो उसने कर दिया किस पे जी, राइस पे, और एक कर दिया किस पे जी, फिश पे, और एक खर्चा है उसका ऑयल पे। और तीनों का रेशो क्या है, तो आपने कहा कि 12 अनुपात कितना 17 अनुपात कितना 13, 3 ये रेशो है भाई, ठीक है। अब उसने क्या कहा सवाल में कि आपने 20% तो इंक्रीजमेंट कर दिया किसमें, क्रम से
इंक्रीजमेंट है तो इसका मतलब 20% इंक्रीजमेंट किस पे होगा, राइस पे, 30% किस पे होगा जी, फिश पे, और 50% इंक्रीजमेंट किस पे होगा, तो आप कहोगे कि 50% ऑयल पे होगा। किस पे होगा जी, आपका ऑयल पे होगा। अगर ऑयल पे होगा, तेल पे होगा, यानी कि तो अब आपने कहा कि वो टोटल इंक्रीजमेंट निकाल के लेके आओ जी। आप क्या निकाल के लेके आओ, टोटल इंक्रीजमेंट निकाल के लेके आओ। तो टोटल इंक्रीजमेंट क्या होगा, देखो क्योंकि ये जो आपको डाटा दिया गया है ये रेशो में है, तो आप इस डाटा को कुछ भी मान सकें जी। तो मैं मान लिया कि 300 है, 1700 है, मान लिया आपने यहाँ कितना मान लिया, 300 है, और कितना मान लिया, 1700 मान लिया। भाई आपने इस तरीके से मान लिया कि 300 है और कितना है, 1700, यानी कि ओरिजिनली रेशो की बात करूं तो 17 था और 3 था, लेकिन अगर मैं जीरो को कैंसिल आउट कर सकूं तो इसका मतलब रेशो पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है जी। और यहाँ कितना हुआ जी, 1200। अब ध्यान से समझिए, अब आप एक बात बताओ कि अगर मैं 1200 रुपए का खर्चा चावल पे, 1700 रुपए फिश पे और 300 रुपए ऑयल पे करूं तो टोटल खर्चा कितना होगा, तो आप कहोगे कि 1700 और 300 2000 और 1200 कितना हुआ, जो तो टोटल आपका खर्चा कितना हुआ, तो 3200 रुपए का टोटल खर्चा है जी। खर्चा कितना है आपका, तो आपका टोटल खर्चा कितना है, 3200 रुपए है जी। अब उस खर्चे में कितना ज्यादा वृद्धि हुई, तो आप कहोगे कि इसका 20% हुई, राइस में कितने की, 20% की वृद्धि हुई। तो भाई 20% की वृद्धि हुई तो इसका मतलब कितना होगा, 20% का मतलब होगा 1/5। तो 1200 का 1/5 कितना होगा, तो आपने कहा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि कितने रुपए होगा जी, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240 रुपए का इंक्रीजमेंट होगा केवल किसमें, चावल के अंदर। और फिर 1700 रुपए की है तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 30% की। तो 30% का मतलब कितना होगा, तो आपने 1700 का कितना निकाल दिया जी, तो 30% निकाल दिया। तो 30% कितना होगा, 17 या 51, तो 510 रुपए इंक्रीजमेंट हुआ जी। और भाई आपने 50% की वृद्धि किसमें कर दी, तो 50% की वृद्धि 300 में कर दी, तो 300 का 50% कितना होगा, तो सीधा ही 150 रुपए होगा। कितना होगा, 150 रुपए होगा। अब जो इंक्रीजमेंट हुआ, टोटल इंक्रीजमेंट वो है कितना, तो भाई 240 की वृद्धि हुई राइस में, 510 की वृद्धि हुई फिश पे, और ऑयल में कितने की वृद्धि हुई, 150 की। अगर ऐड कर दूं तो टोटल ऐड कितना होगा, 510, 240 और 150 कितना, 900 जी। और 900 की वृद्धि हुई, ये इंक्रीजमेंट है भाई, 900 की वृद्धि पहले खर्चे से ज्यादा हुई। तो पहला खर्च कितना था, 3200 था, आज खर्च कितना ज्यादा हुआ, तो 900 रुपए ज्यादा हुआ। लेकिन आपसे पूछा गया कि खर्च कितने प्रतिशत अधिक हुआ, तो आप कहोगे कि 900 की वृद्धि हुई खर्च में कितने पे, 3200 पे, और परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैंसिल आउट हुआ। अब भाई आप इसे कैंसिल आउट कर दो कितने से, 4 से। तो 4 से कर दो तो कितनी बार, तो 9 × 25 बटे कितना, 8। अब भाई 9 से इसे करूं तो 9 × 5 = 45, 225 बटे 8, 8 दूनी 16, कितना बच गया जी, 6 बच गया होगा शायद। 8 दूनी 16, 4 2 6 65, 8 8 64 और 1/8%। तो इसका मतलब जो वृद्धि हुई आपकी वो कितनी है, 28 से ही 1/8% है। कितने परसेंट है, 28 से ही 1/8% है जी आपकी वृद्धि खर्चे में। तो आंसर आपके सामने होगा। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। एक और क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्ति टाइप करता है, यानी कि 10 मिनट में कितनी पंक्ति टाइप कर रहा है जी, 10 मिनट में 20 पंक्ति टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ देता है। 40 पंक्ति वाले 23 पेज को वह कितने समय में टाइप करेगा, यदि वह अब पहले से कितना अधिक खाली स्थान छोड़ रहा जी, प्रत्येक पंक्ति में 25% एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ रहा हो जी, तो कितना समय लगेगा जी। आप एक बात बताओ भाई, समय किस तरीके से निकाल लोगे आप कहोगे कि अगर मैं यह बात निकाल लूं कि भाई एक पंक्ति को टाइप करने में जितना समय लगा वो आपके पास हो, और आपको टोटल पंक्ति का कार्य पता चल जा, तो आप डिवाइड कर दोगे तो आपका टोटल क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। भाई एक पंक्ति में लिखने में कितना वर्क हुआ और टोटल कितना वर्क, अगर भाग कर दूं तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा कि टाइम कितना होगा। यानी कि पहले एक चीज समझो आप ध्यान से, मान लिया जाए मैं आपको एक बात कही कि भाई आपके सामने इस क्वेश्चन के लिए ये पेज है और आप क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता जा रहा, तो इस तरीके से एक लाइन टाइप कर दी होगी, लेकिन उसने टाइप करते समय 8% खाली स्थान छोड़ दिया। इसका मतलब अगर एक लाइन में 100 वर्ड लिखने थे तो उसने केवल 92 ही वर्ड लिखे। क्या लिखे भाई, 92 वर्ड लिखे और 8% छोड़ दिए।
और हर लाइन में वो इसी तरीके से लिखता गया, हर लाइन में इसी तरीके से लिखता गया, तो क्या हर लाइन का 92% हिस्सा उसने लिखा होगा? क्या हर लाइन का 92% हिस्सा उसने लिखा होगा? तो इसका मतलब है कि अगर हर लाइन का 92% हिस्सा लिखा तो उसने उस पूरे पेज का भी बच्चे 92% ही हिस्सा लिखा होगा, 8% हिस्सा पूरे पेज का भी क्या छोड़ दिया होगा? खाली छोड़ दिया होगा, एम्प्टी छोड़ दिया होगा। तो अब आप समझो कि 10 मिनट में 20 पंक्ति टाइप करता है तो 1 मिनट में टाइप कितना करेगा? तो आपने कहा कि 1 मिनट में टाइप करेगा जी कितनी पंक्ति? 1 पंक्ति। देखो जी 1 मिनट में कितनी टाइप करेगा? तो आपने कहा कि जो 1 मिनट के अंदर किया गया वर्क है ना, उसका कार्य है, वो कार्य है क्या? तो आपने कहा कि 1 मिनट के अंदर वो 2 क्या करेगा? 2 पंक्ति टाइप करेगा जी, 2 लाइन क्या करेगा? टाइप करेगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? 1 मिनट के अंदर उसने 2 लाइन टाइप करी और वो हर एक लाइन का 92% ही हिस्सा लिखेगा, 8% हिस्सा तो खाली छोड़ देगा, लेकिन प्रत्येक पंक्ति का 8% हिस्सा खाली छोड़ता है। तो भाई इस 2 लाइन का भी तो 92% ही हिस्सा लिखेगा, क्या वो इस 2 लाइन का 8% हिस्सा खाली छोड़ देगा ना? तो इसका मतलब लिखेगा कितने परसेंट? 92%। तो 1 मिनट के अंदर 2 लाइन का 92% हिस्सा वो लड़का लिख लेगा भाई, ठीक है। अब आपने कहा कि अब ये बताओ कि 40 पंक्ति वाले पेज को, कितने वाले पेज को जी? 40 पंक्ति वाले पेज 23 पेज हैं। तो एक बात बताओ कि अगर टोटल वर्क की बात करूं तो आप कहोगे कि टोटल वर्क कितना है? पेज कितने हैं मेरे पास? 23 पेज है। कितने पेज हैं? 23 पेज हैं। और 23 पेज में से प्रत्येक में लाइन कितनी है? तो 40 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 40 पंक्तियां हैं जी, 40 पंक्तियां। यानी कि 23 पेज की कोई बुक है, उसमें पंक्तियां कितनी है? एक ही पेज पे, तो 40 पंक्तियां हैं। तो टोटल पंक्तियां कितनी होंगी? तो आपने कहा कि 23 पेज गुना 40, तो इतनी पंक्तियां होंगी भाई। अब वह कह रहा कितने समय में टाइप करेगा इतने को? यानी कि 23 पेज जिसमें से प्रत्येक पेज पे 40 लाइन है, उसे कितने समय में टाइप कर लेगा? अगर प्रत्येक, अब वो 25% एक्स्ट्रा खाली स्थान छोड़ रहा। देखो भाई ध्यान से समझो, उसने ये बात नहीं कही कि अब वो 25% खाली स्थान छोड़ रहा, उसने कहा कि पहले से 25% ज्यादा छोड़ रहा। तो पहले कितना था? 8%। पहले कितने परसेंट छोड़ रहा था? 8%। तो इसका मतलब 8% तो छोड़ ही रहा भाई, 8% से 25% ज्यादा छोड़ दिया। तो 8 का 25% कितना होगा? तो आप कहोगे कि 2, यानी कि 8% तो छोड़ ही रहा होगा, 2% एक्स्ट्रा छोड़ दिया। तो अब कितने परसेंट छोड़ दिया भाई? 10% खाली स्थान छोड़ दिया। कितने परसेंट खाली स्थान छोड़ दिया? 10% खाली स्थान छोड़ दिया। तो लिखा कितना होगा? तो आपने कहा कि लिखा गया होगा 90% हिस्सा। कितने परसेंट हिस्सा? 90% हिस्सा अब लिखा गया होगा, क्योंकि उसने 8% तो छोड़ ही दिया और 8% का 25% एक्स्ट्रा और छोड़ दिया। तो 8% का 25% क्या होगा? 2%। यानी कि 2, 8 पहले ही छोड़ रहा था, 2 नया छोड़ दिया, अधिक छोड़ दिया, तो 10 छोड़ दिया। तो लिखा कितना होगा? 23 पेज में से 40 लाइन का 90% हिस्सा लिखा गया होगा, है ना? तो भाई ये टोटल वर्क है। ये क्या है? टोटल वर्क है। अगर इस टोटल वर्क को 1 मिनट के कार्य से भाग कर दूं तो क्या बता दोगे कि मिनट कितनी लगेंगे? यानी कि टाइम क्या लगेगा? तो आप कहोगे कि भाई एक लाइन को लिखने के लिए 1 मिनट में आप कितनी लाइन लिख दें? 2 लाइन लिख दें। और 2 लाइन का कितने परसेंट लिख दें? 92% लिख दें। 1 मिनट के अंदर क्या लिख दें? 2 लाइन का 92% हिस्सा आप टाइप कर दें। तो 23 पेज के 40 लाइन का 90% कितने में टाइप कर दोगे आप? तो आप कहोगे परसेंटेज, तो परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया जी आपका। 2 लाइन है तो 23 से कितनी बार? 4 बार। 4 से कितनी बार? 10 बार। और 2 से कितनी बार? 5 बार। तो कितने मिनट? तो आपने कहा कि 9 पंजे 45, तो 450 मिनट। कितने मिनट जी? 450 मिनट का समय लगा पिन पेज को टाइप करने के लिए। भाई 1 मिनट में आपने इतना वर्क किया, तो इतना वर्क कितने टाइम में करोगे? 450 मिनट में करोगे। तो ये आपका आंसर था भाई। तो उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आया होगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहले ही शुरुआत में आपको बताया था कि आज की क्लास बड़ी अच्छी क्लास होगी, अच्छे क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि जो बेसिक पार्ट थे मैं आपको करा चुका, तो थोड़ा सा लेवल अप बढ़ता हुआ चलेगा क्वेश्चंस का। तो वही आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एक आदमी 6 काली तथा 1 सफेद गेंद खरीदता है। काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का 5/2 है। बिल बनाते समय कर्मचारी ने गलती से गेंदों को बदल दिया तो बिल 45% बढ़ गया। यानी कि जो
ओरिजिनली बिल था उससे 45% बढ़ गया जी, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनली बिल अगर 100% था तो 145% नया बिल होगा। कब? जब आपने गेंदों की संख्या को बदल दिया होगा। समझो भाई क्या है सवाल, बड़ा आसान सा सवाल है। मान लिया एक तो आपके पास कैसी गेंद है? ब्लैक, और एक कैसी गेंद है आपके पास? व्हाइट। तो एक आदमी 6 काली तथा एक सफेद गेंद खरीदता है, तो ब्लैक गेंद की कीमत आपको दी कितनी? 6, और व्हाइट गेंद की कीमत कितनी दी? x दी। व्हाइट की कीमत कितनी दी आपको? तो आपने कहा कि व्हाइट की गेंद की संख्या दी आपको कितनी? x। ठीक है भाई, यहां तक का तो बात क्लियर होगी। काली गेंद का जो मूल्य है, यानी कि जो ब्लैक की कीमत है, जो ब्लैक की कीमत है वो कीमत कितनी है? 5/2वां हिस्सा है किसका? व्हाइट गेंद का। किस गेंद का जी? व्हाइट गेंद का। तो इसका मतलब अगर मैं ब्लैक और व्हाइट गेंद के बीच रेशो निकाल लूं तो आप कहोगे कि 5/2 है। कितना है? 5/2 है। मतलब ब्लैक गेंद की कीमत अगर 5 यूनिट है तो व्हाइट गेंद की कीमत कितनी होगी? 2 यूनिट होगी। उसने कहा कि काली गेंद की जो कीमत है वो सफेद का क्या है? 5/2वां हिस्सा है। तो ब्लैक गेंद की कीमत सफेद का 5/2 हिस्सा है, तो रेशो बनाया तो ब्लैक की कीमत कितनी? 5 यूनिट, और व्हाइट की कीमत कितनी आई? 2 यूनिट आई। अब ये तो आपके नंबर थे भाई, क्या थे? आपके नंबर थे कि संख्याएं थी। अगर मैं इसके रेट की बात करूं तो आपने कहा कि भाई इसका रेट कितना है? 5 रुपए। ब्लैक की कीमत क्या है? 5 यूनिट। कितने यूनिट है? 5 यूनिट मान लिया आपने। और व्हाइट की कीमत कितनी मान ली आपने? 2 यूनिट मान ली भाई आपने 2 यूनिट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए भाई। मान लिया जाए कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास 6 गेंद थी, क्या थी जी? मेरे पास 6 गेंद थी, और ब्लैक गेंद कितनी थी? 6, और रेट क्या है? 5। तो क्या इसकी कीमत 30 यूनिट होगी? हाँ है ना? क्या होगी? 30 यूनिट थी। और भाई यहाँ कितनी? तो आप कहोगे कि 2x यूनिट होगी। कितनी होगी? 2x यूनिट होगी। ब्लैक गेंद की कीमत इतनी होगी। तो ये ओरिजिनली कीमत थी, यानी कि वास्तविक कीमत थी। क्या थी? वास्तविक कीमत थी जी। तो यहां तक बताओ कि यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यानी कि अगर वो जो मतलब कि कर्मचारी था, क्लर्क होगा, अगर वो गलती ना करता तो इसी तरीके का रेट निकालता भाई कि 6 ब्लैक गेंद है, 5 के रेट से 30, तो इसके हुए x गेंद है, और ऐसी का रेट के प्रत्येक गेंद का रेट क्या है? 2 है, तो 2x उसकी कीमत होगी। लेकिन यहां उससे गलती हुई, और गलती क्या हुई कि उसने गेंदों की संख्या आपस में चेंज कर दी। यानी कि उसने ऐसा मान लिया कि अगर 6 गेंद ब्लैक थी तो उसने गलती से मान लिया कि 6 गेंद क्या है? सफेद है। क्या है? सफेद है। तो अगर 6 गेंद उसने व्हाइट मान ली तो व्हाइट की कीमत तो 2 है। तो भाई बताओ कि उस समय कीमत क्या रही होगी? तो आपने कहा कि 12 यूनिट है ना? ध्यान से समझो, उसने संख्या बदलने का मतलब क्या है? उसने ऐसा मान लिया भाई कि जो ब्लैक गेंद थी उनको तो मान लिया कि भाई ये इतनी व्हाइट है। अगर 6 गेंद ब्लैक थी तो उसने मान लिया 6 व्हाइट गेंद है भाई। और अगर 6 व्हाइट गेंद थी तो प्रत्येक व्हाइट गेंद की कीमत कितनी है? 2 यूनिट है। और 2 यूनिट है तो इसका मतलब 12 यूनिट तो कीमत उसकी हुई होगी। और उसने जो सफेद गेंद थी उनको मान लिया काली गेंद है। तो कितनी थी जी? x गेंद थी सफेद, तो इन्हें ब्लैक मान लिया, तो ब्लैक की कीमत तो 5 है। तो कितने रेट की आई होगी? 5x रेट की आई होगी। क्या आई होगी? 5x रेट की आई होगी। तो ये आपका न्यू प्राइस है टोटल। तो एक बात ध्यान से समझो भाई, अब मैं क्या कहना चाह रहा, अगर मैं दोनों का रेशियो बना लूं, क्या बना लूं जी? रेशियो बना लूं। ध्यान से समझिए इस बात को। अगर मैं दोनों का रेशियो बना लूं तो आप कहोगे कि अगर इनिशियली मैं कीमत की बात करूं तो वो होगा 30 + 2x यूनिट होगा जी। और आपने कहा कि मान लिया मैं वो 100 है और नई कीमत कितनी आई? 45% बढ़ेगा जी। जब आपने दोबारा बदल के कीमत बनाई तो वो थी 5x + के 12 यूनिट, तब वो कितने यूनिट बढ़ गया जी? आपका जो इन्वेस्टमेंट है था वो 45% बिल आपका इंक्रीज हो गया। यानी कि अगर शुरुआत में 30 यूनिट + 2x यूनिट तो आपका खर्चा था, तो आज खर्चा 5x + कितना है? 12 यूनिट का इतना पैसा आया जी आपका। तो आपका जो बिल है वो कितना बढ़ गया? 45%। तो इसका मतलब अगर इनिशियल जो आपकी कीमत थी 100 थी तो बाद में 45% क्या हुई जी? इंक्रीजमेंट हुई। तो कोई दिक्कत है यहां तक का? चलो जी, अगर मैं इसे काट दूं तो कितना? तो आप कहोगे कि 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 20 आ गया जी। करो जी मल्टीप्लाई। तो रिजल्ट इस तरीके का होगा कि 29 की मल्टीप्लाई 30 में होगी, तो इसका मतलब 30 गुना कितना? 29 + 2x, तो 29 दूनी 58x बराबर किसके होगा? आप इसकी मल्टीप्लाई यहां करो तो कितना हो गया जी? 100x। कितना x हो गया? 100x हो गया। 50x की गुना 20 में होगी तो कितना? 100x, और प्लस कितना? 12 की गुणा कर दो 2 में, 200
40 हो गया। अब भाई इस 58x को इस तरफ लेकर चले जाओ तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि 42x हो गया। और आप 240 को इस तरफ लेकर आओगे तो 30 गुणा कितना 29 माइनस कितना 240 हो गया जी। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू निकालनी भाई, कि x की वैल्यू निकालनी, तो क्या कर सके हम, तो मैं कह सकूं कि आप यहां से 30 कॉमन कर लो। अगर यहां से देखो मैं ऊपर लिख रहा है इसको, क्वेश्चन तो हटा दो ना, अब इस चीज को तो हटा दो। चलो बचा, यहां ध्यान दो, अब यहां ध्यान दो। अब मैं कहा कि 42x बराबर, तो आपने 42x बराबर 30 कॉमन लिया, तो 30 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि यहां से तो 30 चला गया, तो बचा कितना 29 और माइनस कितना, अगर यहां से 30 गया तो कितना होगा यहाँ 80, 8 होगा, कितना होगा 8 होगा। अब बताओ जी रिजल्ट 42x बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे कि 30 गुणा 29 में से गया 8 कितना 21, तो 21 दूनी 42 और 2 से कट गया जी, तो x की वैल्यू कितनी आई 15। और x है क्या, तो आप कहोगे कि x तो व्हाइट गेंद थी, x क्या थी व्हाइट गेंद थी, तो व्हाइट गेंदों की संख्या कितनी है आपकी 15 है, कितनी है जी 15 है। तो व्हाइट गेंद कितनी होंगी, व्हाइट गेंद होंगी आपकी कितनी, यानी कि x की संख्या कितनी होगी जी 15 होगी। कितने गेंद होंगी 15 गेंद होंगी। तो भाई आपकी सवाल समझ में आया होगा। देखो इसमें एक ही लाइन समझने की है, ये इस लाइन को ही आपको समझना जरूरी है। जब शुरुआत में आपका बिल बनाया गया होगा तो आपने कहा होगा 6 गेंद ब्लैक हैं, 5 का रेट है, तो इसका मतलब 30 खर्च, टोटल बिल कितना होगा 30। x गेंद है, 2 यूनिट उसकी कीमत है, तो इसका मतलब 2x यूनिट उसकी कीमत होगी। जब गलती से बिल बनाया गया तो इसका मतलब क्या बदल दी गई, गेंद। गेंद बदलने का मतलब है कि अगर 6 ब्लैक गेंद थी तो उन्हें मान लिया गया कि 6 व्हाइट गेंद है। अगर 6 व्हाइट गेंद होती तो कीमत क्या 12, और x ब्लैक होती तो कितनी कीमत, तो आप कहोगे कि 5x। अब भाई दोनों में पहली कीमत और दूसरी कीमत में यह क्या डिफरेंस है, तो सवाल ने कहा कि दूसरी बार 45% ज्यादा बिल आया, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं दोनों का रेशो बना दूं ना, रेशो का मतलब होगा डिवाइड कर दिया जा, तो पहले अगर 100 यूनिट आपका बिल होगा तो आज कितना होगा 145 होगा नया बिल। तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई जी आपकी x की वैल्यू 15, तो गेंद कितनी है आपकी 15 है भाई। ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने था, ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई एक और अच्छा क्वेश्चन, कि एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। देखो आज जो क्वेश्चन है वे सब के सब क्वेश्चन अपने में यूनिक क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है, कि बेहतरीन सवाल है, लेवल बड़ा अच्छा है इनका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों का 20%, यानी कि हर एक स्टूडेंट को कितने सीट्स मिल रही जी, टोटल स्टूडेंट का कितने परसेंट 20%, और प्रत्येक शिक्षक को कुल छात्रों का कितने परसेंट 40% सीट्स मिलती हैं, तो कुल सीट्स कितनी थी। अब मेरी बात ध्यान से समझो भाई, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं, मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं, तो आप कहोगे कि स्टूडेंट कितने होंगे 65 स्टूडेंट कितने हैं, तो आपने कहा कि जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट वो कितने हैं, तो 65 स्टूडेंट हैं जी, 65 स्टूडेंट। और मेरे पास टीचर कितने हैं, तो मेरे पास जो टीचर हैं वे टीचर हैं कितने 4। कितने टीचर हैं 4 टीचर हैं। अब बात यह है कि भाई अगर स्टूडेंट 65 है तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितने सीट्स मिली, तो उसने कहा कि प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों का 20% मिला जी सीट्स। तो कुल छात्र हैं कितने, तो आपने कहा कि कुल छात्र हैं 65। तो अगर 65 हैं तो सीट्स कितनी मिली होंगी, तो आपको मिली होंगी 65, यानी कि कुल छात्रों का 20%। तो 20% कितना होगा 65 का, तो 20 पंजे 100 और 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना जी 13। तो 13 स्वीट्स मिली होंगी कितने को जी, प्रत्येक स्टूडेंट को 13 स्वीट्स मिली होंगी। कुल छात्र 65 थे, उनका 20% मिला जी प्रत्येक स्टूडेंट को, तो कितनी स्वीट्स मिली जी 65 स्टूडेंट में से प्रत्येक को 13 स्वीट्स मिली। तो स्वीट्स कितनी हुई जी 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 6 78, 78 और 6 कितने 78 और 6 कितने हो गए जी 84। तो 845 स्वीट्स मिली। कितनी स्वीट्स मिली 845 स्वीट्स हैं टोटल। स्वीट्स कितनी मिली जी, तो आप कहोगे 845 स्वीट्स टोटल मिली। अब अगर टीचर की बात करूं तो टीचर को कुल छात्रों का, तो कुल छात्र कितने हैं 65 हैं, इनका 40% मिला जी, तो 40/100 डिवाइड कर दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो भाई 5 से डिवाइड करूं तो कितना 13, तो कितना आया जी 26 स्वीट्स।
तो प्रत्येक टीचर कितने स्वीट्स यूज कर रहा? 26। और टीचर हैं कितने? तो आपने कहा कि टीचर कितने हैं? 4 हैं। और अगर प्रत्येक टीचर 26 स्वीट्स लिए तो स्वीट्स कितनी हुई? तो आप कहोगे कि 4 छिक 24, 4 दूनी 8 और 2 कितना? 10। तो कितनी स्वीट्स जी? 104 स्वीट्स। तो टोटल स्वीट कितनी हुई? 5 और 4 9, 4 0 4, 8 और 1 9, यानी कि टोटल स्वीट्स हुई आपकी कितनी? 949 स्वीट्स। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये सवाल आसान था आपका, तो आपके सवाल समझ में आसानी से आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है जो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक छात्र ने एक संख्या को 7/5 के बजाय 5/7 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो करो भैया आप इस सवाल को, करो आपको इस सवाल को कि क्या सवाल, आंसर क्या है इसका। ठीक है, करो जी। या चलो मैं ही सोल्व आउट कर रहा क्वेश्चन को, आप ध्यान से समझो। देखो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो कि क्या है। आप ऐसा मान लो कि भाई एक नंबर आपके पास, कोई भी नंबर है, मान लिया ये आपके पास क्या था? एक नंबर था। इस बॉक्स के अंदर आपके पास क्या है? एक नंबर है। और इस बॉक्स के अंदर अगर आपके पास एक नंबर है तो आपको रियलिटी में उसको गुणा कितने से करनी थी? 7/5 से उसको मल्टीप्लाई करना था। तो आपने इस नंबर में कितने से मल्टीप्लाई करना था? तो आपने इस नंबर में मल्टीप्लाई करना था 7/5 से। अगर आप इसे 7/5 से ही मल्टीप्लाई करते तो बिल्कुल ठीक आपकी गणना थी, यानी कि आपका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट था। लेकिन आपने क्या करा? आपने गुणा कर दिया इस ही नंबर को 5/7 से, यानी कि नंबर तो सेम था। यानी कि आपने इस बॉक्स के अंदर जो नंबर था उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया कितने से? 5/7 से। ऐसा करके आपने गलती कर दी। सवाल क्या कर दिया? गलत कर दिया भाई। ऐसा करके गुणा 7/5 से करनी थी, आपने गुणा कर दी 5/7 से। ठीक है भाई। देखो, या तो आप इस सवाल को करने के लिए क्या करें कि x को लेट करें, लेकिन x लेट करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। देखो मेरी बात ध्यान से समझो। अगर ऐसा क्वेश्चन जो फ्रैक्शन के अंदर है, तो आपका जो हर है आप उसका एलसीएम ले लो जी। जो आपका डिनोमिनेटर है आप उसका एलसीएम ले लो, और मान लो कि वो सर्टेन नंबर क्या था? एलसीएम था। तो भाई यहाँ एलसीएम कितना है? तो आप कहोगे कि यहाँ 7 और किसका? 5 का हर का एलसीएम ले लो जी। आप किसका एलसीएम ले लो? हर का एलसीएम ले लो। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना है? 35। और मान लो कि आपको 35 यूनिट में ही क्या करना था? गुणा करनी थी। आपने किसका एलसीएम लिया? तो आपने 5 और किसका? 7 का एलसीएम लिया जी। और वो एलसीएम क्या है? 35 है। और मैं हर कहा जी, अंश का नहीं। अंश में कोई भी नंबर रहो आप हर का लोगे। तो 35 यूनिट आपने मान लिया कि मेरे पास यहाँ 35 यूनिट था। अगर 35 यूनिट में 7/5 से गुणा करनी थी तो आपका रिजल्ट क्या था? तो आप कहोगे कि 7 बार कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आंसर कितना बनता जी? 49 यूनिट आपका सही आंसर रहा होता। ठीक है जी। लेकिन आपने इस 35 यूनिट में ही मल्टीप्लाई कर दी गलती से 5/7 पे। तो अब आपका आंसर क्या रहा होगा? तो आप कहोगे कि 7 से 35 को डिवाइड कर दिया, 7 पंजे 35, तो आपने गलती से आंसर 25 यूनिट निकाल लिया। यानी कि सही आंसर क्या था? 49 यूनिट, और गलत आंसर क्या है? 25 यूनिट। 25 यूनिट है। तो आंसर में कितनी त्रुटि है? त्रुटि का मतलब है कि जो आपका आंसर है वो कितना कम या ज्यादा हुआ। तो आप कहोगे कि कितना कम हुआ? 24 कम हुआ। कितना कम हुआ? 24 कम हुआ जी। और किससे कम हुआ? तो आपका आंसर होगा 49 से कम हुआ। कितने से कम हुआ जी? 49 से। और इंटू कितना? 100। तो भाई आपका आंसर क्या होगा 24/49 का? तो आपके ऑप्शन जो हैं वे ऑप्शन है साहब आपके इसके अंदर 48.98 या फिर 96 या 24.49, यानी कि आपका आंसर जो होगा वे आंसर थे आपके क्या क्या? 48.98%। दूसरा आपका क्या था भाई? 96%। तीसरा ऑप्शन था 44.49%। और एक था आपका 48%। ये आपके ऑप्शन है भाई। यानी कि देखो यहाँ ध्यान एक चीज़ देने की थी कि अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ तो कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक सी नजर आई भाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 49 से 24 को काट पाया? नहीं काट पाया ना। मैं इस 49 से 100 को काट सकता, यानी कि आंसर तो पक्का क्या होगा जी? आपका आंसर पॉइंट में ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि ना तो आपका आंसर 96 हो सकता, ना ही 48 हो सकता। ठीक है जी। अब आप छोटी सी बात समझो, अगर मैं इस 24 को कहूं कि भाई एक ज्यादा मान लिया और इस 49 को भी एक ज्यादा मान लिया, तो अप्रोक्सीमेट 25 और 50 से
तो इसका मतलब 50% के अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। तो आपका आंसर कितना है 48.98। तो आपका आंसर होगा 48.98%। ठीक है जी। आप चाहो तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर इतना डिफिकल्ट सी कैलकुलेशन है तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का यूज करें और आसान कर लें भाई क्वेश्चन को कि 48.98 क्या होगा इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि एक छात्र ने एक संख्या को 4/5 के बजाय 5/4 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यानी कि सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मान लिया कि आपके पास कोई भी नंबर था और इस बॉक्स के अंदर है, आपको मल्टीप्लाई 4/5 से करना था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, लेकिन आपने करा क्या कि आपने गलती से आंसर 5/4 से गुणा करके निकाल दिया, तो गलत कर दिया भाई आपने। यानी कि अगर आप 4/5 से गुणा करते तो बिल्कुल ठीक थी चीजें, लेकिन आपने गलती से 5/4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहां दिक्कत यह है कि वो नंबर सर्टेन नंबर है क्या, तो सर्टेन नंबर आप दोनों के हर का एलसीएम लेट करोगे, तो यहाँ एलसीएम कितना है, तो आप कहोगे कि यहाँ जो एलसीएम है वो एलसीएम कितना है 5 और 4 का एलसीएम होगा। यानी कि हर क्या है 5 और 4 है, तो दोनों का एलसीएम कितना जी 20। 5 और 4 का एलसीएम कितना 20। तो मान लिया आपने कि यहाँ 20 यूनिट ही आपका नंबर था, तो वो नंबर 20 यूनिट था जिसमें आपको मल्टीप्लाई करनी थी। तो अगर 20 यूनिट से मल्टीप्लाई करनी थी तो इसका मतलब 5 से डिवाइड कर दो तो 4 बार, यानी कि सही आंसर आपका रहा होता 16 यूनिट। ठीक है, लेकिन आपने गलती से 5/4 से गुणा कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार 5 बार, तो कितनी यूनिट हुआ जी 25 यूनिट। कितने यूनिट हुआ आपका आंसर 25 यूनिट। यानी कि सही एक्यूरेट आपका आंसर जो था वो 16 यूनिट था, और गलती से आपने जब मल्टीप्लाई की तो आपका आंसर क्या है 25 यूनिट है। तो कितना ज्यादा आंसर है आपका, तो आपने कहा कि 9 यूनिट ज्यादा आंसर है। किससे जी, तो 16 से। किससे जी 16 से। और इंटू कितना 100 भाई, इंटू कितना 100 होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए 9/16 गुणा 100 होगा बच्चे, तो 4 से 4 बार कट गया, 4 चौक 16, और यहाँ कितना 25 की 9 में गुणा कर दो तो कितना भाई 225 होगा। कितना होगा 225, और आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंजे 20, 2 बचा जी 25 हो गया, 4 6 24, 24 होने के बाद में क्या बचा 1 पॉइंट लगा कर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो आपका आंसर होगा कि जो त्रुटि है ना वो त्रुटि 56.25% की है। यानी कि आपका जो आंसर है वो आंसर एक्यूरेट आंसर से कितना अधिक है 56.25% आपका आंसर अधिक है। किससे जी, आपके इनिशियल आंसर से, यानी कि आपके एक्यूरेट आंसर से गलती के कारण इतना आंसर आपने ज्यादा कर दिया भाई। ठीक है, तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा, और जो आज की क्लास थी वो आपकी समझ में जरूर आई होगी। तो आप लास्ट में कमेंट में लिख के जाओ कि भाई आपकी सवाल क्लास समझ में आई आपकी या किस तरीके के। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है परसेंटेज में, तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर आपको शो करा दिया जाएगा नीचे, कि शो कर रहा होगा, तो आप क्या करें उस पर अपना कमेंट भेज दो, मतलब कि अपना डाउट भेज दें भाई। तो मैं उसकी परसेंटेज कराने के बाद, या परसेंटेज के जिन टाइप का होगा, अगर वो टाइप बचा हुआ है तो मैं उसके अंदर ही उस क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर दूंगा, या फिर आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट होंगे आप उनको भेज सकते हैं। साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और मैक्सिमम बच्चे एक साथ लाइव जुड़ने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।